स्वागत है आप सभी का ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन। शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मरोल, अंधेरी, कोलाबा, सीएसटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की जगह पर ड्रोन और अन्य चीजों पर मुंबई पुलिस ने प्रतिबंध लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को मुंबई जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री यहां छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। मुंबई पुलिस ने धारा 144 के तहत अलर्ट जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। इसे लेकर मुंबई पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। मुंबई से जल्द ही यहां पर 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने वाली है। एक वंदे भारत ट्रेन मुंबई सोलापुर रूट पर चलेगी, जबकि दूसरी मुंबई शिरडी रूट पर चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से हरी झंडी दिखाकर दोनों वंदे भारत ट्रेनों को यहां पर रवाना करेंगे। दोनों ट्रेनों का निर्माण चेन्नई के यहां पर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरे को लेकर कई बातें भी सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से हरी झंडी दिखाकर यहां पर वंदे भारत को यहां पर हरी झंडी दिखाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कल मुंबई दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने धारा 144 के तहत अलर्ट जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसका भी खासा ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मुंबई पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। मुंबई से जल्द ही 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने वाली है। एक वंदे भारत ट्रेन मुंबई सोलापुर रूट पर चलेगी, जबकि दूसरी मुंबई शिरडी रूट पर चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से हरी झंडी दिखाकर दोनों वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करेंगे। दोनों ट्रेनों के निर्माण चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया जाएगा। बड़ी खबर है इस वक्त की ओंकार न्यूज पर। हम आपको इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ड्रोन और अन्य चीजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कल का दौरा काफी महत्वपूर्ण दौरा समझा जा रहा है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने एक और गिरफ्तारी की है। यहां पर चैरियट एडवर्टाइजिंग के राजेश जोशी को ईडी ने गोवा चुनाव के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के बेटे गौतम मल्होत्रा को गिरफ्तार किया था। राजेश जोशी पर आरोप है कि उन्होंने आरोपी दिनेश अरोड़ा के जरिए गोवा चुनाव के लिए अपने विज्ञापन कंपनी रथ विज्ञापन के माध्यम से कथित रूप से 30 करोड़ रुपए प्राप्त किए थे। दिनेश अरोड़ा आपके विजय नायर के साथ मिलकर काम कर रहे थे। ईडी ने पाया कि ये 30 करोड़ रुपए अवैध रूप से बनाए गए थे। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। घोटाले को लेकर ईडी एक्शन में नजर आ रहा है। एडवर्टाइजिंग कंपनी के राजेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर ईडी इस वक्त पूरे यहां पर एक्शन में नजर आ रहा है। राजेश जोशी को ईडी ने गोवा चुनाव के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। इससे पहले ईडी ने शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के बेटे गौतम मल्होत्रा को गिरफ्तार किया था। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुद्दा काफी गर्मजोशी से उठाया जा रहा है। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर इस वक्त अगर हम ईडी की बात करें तो ईडी काफी सख्त यहां पर नजर आ रहा है। बेहद सख्त कदम ईडी की ओर से यहां पर उठाए जा रहे हैं। राजेश जोशी को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर।
तो अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल का बंटवारा कर उत्तर बंगाल राज्य बनाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। टीएमसी ने इसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के बजट सत्र के पहले दिन तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाए जाने की मांग को लेकर बीजेपी से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। टीएमसी ने बंगाल के विभाजन के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने की घोषणा की है। उत्तर बंगाल के विकास मंत्री उदयन गुहा ने राज्य के बंटवारे पर अपना साफ रुख यहां पर बताने को लेकर बीजेपी को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने बीजेपी पर बंगाल के लोगों के साथ डबल गेम खेलने का आरोप लगाया है। जी हां, टीएमसी का आरोप है कि इस मांग के पीछे बीजेपी के तमाम जो है वो बड़े नेता अपना गेम खेल रहे हैं। बीजेपी डबल गेम यहां पर खेल रही है, यह आरोप लगाया गया है। बंगाल विभाजन के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आएगी टीएमसी। ये बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल के बजट सत्र के पहले दिन तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाए जाने की मांग को लेकर बीजेपी से अपना जो रुख है वो स्पष्ट करने को कहा है। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी पर गंभीर आरोप यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की ओर से लगाए गए हैं। टीएमसी ने बंगाल के विभाजन के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने की घोषणा की है। उत्तर बंगाल के विकास मंत्री उदयन गुहा ने राज्य के बंटवारे पर अपना साफ रुख बताने को कहा है। जी हां, उन्होंने कहा कि वो अपना साफ रुख लेकर सामने आए। बीजेपी को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। उन्होंने बीजेपी पर बंगाल के लोगों के साथ डबल गेम खेलने का आरोप लगाया। टीएमसी का आरोप है कि इसके पीछे बीजेपी के कुछ बड़े नेता साजिश रच रहे हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार को महिलाओं को मस्जिद के अंदर यहां प्रवेश पर नमाज अदा करने पर इजाजत दे दी है। बोर्ड ने कहा है कि मुस्लिम महिला नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में दाखिल होने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और ये उन पर निर्भर करता है कि वो मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाना चाहती हैं या फिर नहीं जाना चाहती हैं। कोर्ट में एक हल्फनामा दायर कर ये जानकारी दी गई। ये एफिडेविट मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने से संबंधित एक याचिका को लेकर दाखिल की गई, जिस पर अब साफ रुख यहाँ पर सामने रखा गया है कि AIMPLB ने कोर्ट में यहाँ पर हल्फनामा दायर किया था और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यहाँ पर जो लॉ बोर्ड है उससे कहा है कि महिलाएं जो हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो स्वतंत्र हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार को महिलाओं को मस्जिद के अंदर जो प्रवेश पर नमाज अदा करने की इजाजत दे दी है। पहले ये इजाजत नहीं थी कि वो मस्जिद के अंदर नहीं जा सकती थी नमाज अदा करने के लिए। मस्जिद के अंदर सिर्फ पुरुषों की ही एंट्री थी, लेकिन अब महिलाएं अगर चाहती हैं तो मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर सकती हैं। बोर्ड ने कहा है कि मुस्लिम महिलाएं नमाज अदा करने के वास्ते मस्जिद में दाखिल होने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है और ये उन पर निर्भर करता है कि वो मस्जिद में नमाज अदा करना चाहती हैं या फिर नहीं करना चाहती हैं। कोर्ट में एक हल्फनामा दायर किया गया था और ये जानकारी दी गई। एफिडेविट मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने को लेकर यहाँ पर दायर की गई थी, जिस पर साफ रुख सामने रख दिया गया है कि यह महिलाओं पर निर्भर करता है कि वो मस्जिद के अंदर जाकर नमाज अदा करना चाहती हैं या फिर नहीं करना चाहती हैं। हालांकि अभी तक पुरुषों की एंट्री थी, महिलाओं की एंट्री मस्जिद के अंदर नहीं थी, लेकिन अब महिलाएं भी एंट्री कर सकती हैं। फरवरी को तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में लगभग 5100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग घायल हैं। इस भूकंप की वजह से सैकड़ों इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। हादसे को देखते हुए अभी भी मौत के आंकड़ों के बढ़ने की संभावना है। 40 से ज्यादा देशों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। भारत ने भी भूकंप की मार झेल रहे तुर्की को एनडीआरएफ की मदद और राहत सामग्री भेजी है। भारत उन देशों में शामिल है जिन्होंने राहत और बचाव कार्यों के लिए टीमें भेजी हैं। पहले भूकंप के बाद एनडीआरएफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर एक समन्वय बैठक की। भारत में तुर्की के राजदूत फिरन सोनेल ने जानकारी देते हुए बताया कि तुर्की में लगभग 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया। कुछ घंटे बाद 7.6 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया। दक्षिण पूर्वी तुर्की में 14 मिलियन से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। जी हाँ, ये एक बड़ी आपदा है। लगभग 21,103 लोग घायल हुए और करीब 6,000 इमारतें जो हैं वो पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह गई है। इसके अलावा 3 हवाई अड्डे जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि कल भारत ने तुर्की में राहत और बचाव दल उपकरण भेजे हैं। ये विमान सुबह
अदाना पहुंचा, साथ ही एक दूसरा विमान जो तुर्की भेजा गया। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने सड़क पार कर रहे 7 लोगों को कुचल दिया। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद रोडवेज चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने रोडवेज बस को कब्जे में लेकर चालक की तलाश जो है वो शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने परिजनों को सूचना भेज दी है। पुलिस के मुताबिक घायलों को इलाज के लिए निठारी के एक अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने घायलों को गंभीर स्थिति को उनकी देखते हुए उन्हें सफदरजंग रेफर कर दिया, जहां घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी चालक को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको। ग्रेटर नोएडा का ये पूरा मामला है, जहां पर ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हालांकि आरोपी चालक जो है वो मौके से फरार हो गया। दर्दनाक सड़क हादसे के साथ ये शुरुआत बड़ी खबर इस वक्त की है। ये टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि तुरंत अस्पताल ले जाया गया, निठारी के एक अस्पताल में तुरंत यहाँ पर घायलों को भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत जो है वो बेहद गंभीर थी, जिसे देखते हुए तुरंत उन्हें सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि चालक जो है वो मौके से फरार हो गया। चालक को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस की ओर से ये बयान भी सामने आया कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्द से जल्द आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सरकार ने उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। ये सुरक्षा उन्हें राजस्थान में दी जाएगी। दरअसल पिछले दिनों जयपुर के महारानी कॉलेज में बवाल बना हुआ था। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी वहां पर मौजूद थे। इस घटना के बाद आईबी की ओर से शेखावत पर खतरे के आंकलन की एक रिपोर्ट दी गई। इसके बाद केंद्र ने राजस्थान में उनकी जेड कैटेगरी की सुरक्षा उन्हें दे दी है। आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब, पश्चिम बंगाल, दिल्ली सहित कुछ अन्य राज्यों में जेड जो कैटेगरी की सुरक्षा है वो मिल रही थी। अब ये सुरक्षा राजस्थान में भी उन्हें खुफिया विभाग की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर बढ़ा दी गई है। इसके तहत सीआरपीएफ के 33 कमांड उनके साथ तैनात रहेंगे। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को वीआईपी सुरक्षा जो है वो अब राजस्थान में भी मिलेगी। जेड कैटेगरी की जो सुरक्षा उन्हें लगातार मिल रही थी वो सुरक्षा उनकी राजस्थान में भी अब उन्हें मिलेगी। इस घटना के बाद आईबी की ओर से शेखावत पर खतरे के आंकलन की रिपोर्ट के बाद केंद्र ने राजस्थान में उनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि पंजाब, पश्चिम बंगाल, दिल्ली सहित कुछ अन्य राज्यों में जेड कैटेगरी की सुरक्षा उन्हें पहले से मिली हुई थी, लेकिन अब ये खास सुरक्षा जो है वो उन्हें राजस्थान में भी मिलेगी।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से 2 दिन पहले गुरुवार को त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेंगे। आपको बता दें कि नड्डा शनिवार को मोदी के दौरे से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले गुरुवार को घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा और मतगणना 2 मार्च को होगी। उन्होंने कहा कि नड्डा अपने दूसरे चरण के चुनाव अभियान के दौरान त्रिपुरा के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे, जिसे पार्टी के शीर्ष अधिकारियों और केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की तस्वीरों के साथ टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी का मिशन त्रिपुरा है, बड़ी अहम खबर है ये। आपको बता दें कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेंगे बीजेपी की ओर से। नड्डा शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा और मतगणना 2 मार्च को होगी। उन्होंने कहा कि नड्डा अपने दूसरे चरण के चुनाव अभियान के दौरान त्रिपुरा के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे, जिसे पार्टी के शीर्ष अधिकारी और केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप बड़ी तबाही यहां पर मचा चुका है। हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है और चीख पुकार की आवाजें आज भी सबके कानों में है। मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों में मरने वालों की संख्या लगभग 15,000 के पार हो गई है। वहीं घायलों का आंकड़ा 60,000 से ज्यादा है। इसके अलावा हजारों इमारतें जमींदोज होने के बाद अभी कई और लोगों के मलबे में होने की आशंका है। तुर्की, सीरिया समेत कई और देशों में 6 फरवरी को 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। वहीं प्रभावित क्षेत्रों को 150 से ज्यादा यहाँ आफ्टर शॉक से झेलने पड़े। तुर्की में भूकंप के झटके ग्रीनलैंड तक महसूस किए गए। तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप से हजारों जिंदगियां वीरान हो गई। पीड़ितों के लिए शोक मनाया जा रहा है। दुनिया की विनाशकारी भूकंप आपदा में तुर्की और सीरिया में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 15,000 से ज्यादा हो गई है। दोनों देशों में भूकंप से प्रभावित शहरों और कस्बों में पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तुर्की में 12,391 लोगों की मौत हुई है, जबकि 62,914 घायल बताए जा रहे हैं। वहीं अगर हम सीरिया की बात करते हैं तो सीरिया में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 3,486 पर पहुंच चुका है, जबकि यहां घायलों की संख्या लगभग 5,247 बताई जा रही है। वाकई एक दुख की घड़ी इस वक्त तुर्की के साथ, और हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुर्की के साथ खड़े हैं। ट्वीट के जरिए भी लगातार एनडीआरएफ की टीमें भी भारत की ओर से भेजी गई हैं राहत बचाव के कार्य के लिए। लेकिन फिर भी ये एक ऐसी दुख की घड़ी है जब तुर्की को बेहद जरूरत है सपोर्ट की। तुर्की को जरूरत है कि तमाम देश मिलकर इस वक्त एक सपोर्ट, एक जो सहानुभूति है वो तुर्की के लिए दिखाए, क्योंकि बेहद दुख की घड़ी से इस वक्त तुर्की गुजर रहा है। तो तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने अडानी समूह से जुड़े मामले को लेकर लोकसभा में आरोप लगाया कि देश के लोगों को मूर्ख बनाया गया है। महुआ मोइत्रा ने जो भाषण दिया उसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने उनके भाषण को आपत्तिजनक और असंसदीय बताते हुए माफी मांगने की मांग की है। वहीं बुधवार को इस पर महुआ मोइत्रा ने कहा कि वो किसी तरह से माफी नहीं मांगेंगी और वो अगर सेब है तो सेब को सेब ही कहेंगी। इस तरह का बयान वो देती भी नजर आई। क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। Excuse me, sir. I don't know what kind of language I'm supposed to use, and I'm quite surprised that the BJP party is today teaching us parliamentary etiquette. If you saw my speech and you saw the kind of heckling that the gentleman, I wouldn't call him a gentleman, but still the honourable representative from Delhi, you did the entire time. I was not even allowed to speak. He heckled me continuously. I asked for protection from the chairperson 5 times. The chairperson was unable to give me protection, and whatever I said was not on the record. So, all I can say is I will call an apple, I will not call an apple an orange.
like I've said that an apple is called an apple. I will call a spade, not a lawnmower. So I have absolutely no. So if they're going to take me to the Privileges Committee, I welcome it. I will put forward my sting of the story. The main story of yesterday. This is a gentleman who has called farmers pimps. It is on record. I have tweeted the video. The Honorable Minister for Urban Development, Hardeep Singh Puri, in the Rajya Sabha called Dr. Shantanu Sen an absolutely offensive word. This is not the first time that on record that expletives or harsh words have been used in Parliament. And what makes me laugh is the BJP is saying, "Ye mahila hokar kaise ye word use ki? What do I need to be a man to be able to give it back as good as it gets?" So I think their patriarchy comes out on the thing. Like I said, I've called an apple, and I stand by it. तो तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों देशों की अगर हम बात कर ले तो दोनों देशों के हालात काफी खराब है। मदद के लिए भारत से भी रेस्क्यू टीमें इन देशों में अभियान चला रही हैं। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि तुर्की में 10 भारतीय फंसे हुए हैं, वहीं एक भारतीय लापता भी बताया जा रहा है। विदेश मंत्रालय में सचिव जो हैं वो संजय वर्मा है। उन्होंने कहा कि लापता भारतीय नागरिक माल्टा में तुर्की के व्यापारिक यात्रा पर था, उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि तुर्की के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत लगातार अपने नागरिकों के संपर्क में बना हुआ है। वर्मा ने कहा कि पिछले 2 दिनों से एक भारतीय का कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। हम उनके परिवार और बेंगलोर में उसे नौकरी देने वाली कंपनी के संपर्क में हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि तुर्की में फंसे लोगों की जानकारी के लिए अंकारा में एक विशेष हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें करीब 75 लोगों के फोन आए जिन्होंने दूतावास से जानकारी और सहायता मांगी। उन्होंने बताया कि 3 भारतीय जिन्होंने हमें संपर्क किया वो अब सुरक्षित आवास में चले गए हैं। हमने पहले ही प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान के लिए टीमों को नियुक्त कर दिया है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति यहाँ पर जेलेंस्की ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की है। रूस के साथ जारी जंग के बीच दोनों मंत्रियों की यहाँ पर ये मुलाकात है। दोनों नेताओं की ये मुलाकात, कई अहम मायने इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि जेलेंस्की ने ऋषि सुनक से 10 यहाँ डाउनिंग स्ट्रीट से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात का वीडियो भी सामने आया है जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। युद्ध के बीच जेलेंस्की दूसरी बार ब्रिटेन पहुंचे हैं। इससे पहले वो पहली बार अमेरिका पहुंचे थे जहां उन्होंने यहां जो बाइडेन से मुलाकात की थी। ब्रिटेन पहुंचे जेलेंस्की ने लोगों को शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा कि रूस में युद्ध में ब्रिटेन के लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है। तो एलन मस्क के ट्विटर पर यहां टेक ओवर के बाद ही ट्विटर ब्लू सर्विस के लिए चार्ज लगाए जाने की बात सामने आई थी। अब ट्विटर की ओर से सब्सक्रिप्शन सेवा को शुरू कर दिया गया है। भारत में ट्विटर की ब्लू सर्विस का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को 650 रुपए महीने के हिसाब से अदा करने होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। वेब यूजर्स के लिए ये शुल्क 650 रुपए रखा गया है, जबकि मोबाइल यूजर्स को ट्विटर ब्लू सर्विस के लिए 900 रुपए का भुगतान करना होगा। तो ये बड़ा झटका यहाँ पर ट्विटर जो यूज कर रहे हैं उन लोगों को लगा है। कई लोग हैं जो इसके खिलाफ भी थे। लगभग 900 रुपए का भुगतान जो मोबाइल यूजर्स है उनको करना होगा। ट्विटर की ओर से सब्सक्रिप्शन सेवा को शुरू कर दिया गया है। भारत में ट्विटर की ब्लू सर्विस का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को 650 रुपए महीने के हिसाब से अब अदा करने होंगे और वेब यूजर्स के लिए ये शुल्क 650 रुपए रखा गया है, जबकि मोबाइल यूजर्स को ट्विटर ब्लू सर्विस के लिए 900 रुपए का भुगतान करना होगा। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।